की थी वो ज्यादातर की डिपार्टमेंट पे की थी। अब जरा हम इस एंगल से बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखिए पहले वाली वीडियो जो है वो इस पर बनी कि ये डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। अब हम ये करने जा रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट आपस में किस तरह से लिंक करके एक मशीन की शक्ल अख्तियार करके एक दूसरे के रोल में किस किस तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हाउ ईच डिपार्टमेंट लिंक्ड विद द अदर एंड हाउ वन डिपार्टमेंट डिलीवरिंग व्हाट टू द अदर। तो लिहाजा ये है तो की डिपार्टमेंट, लेकिन हम इनको किससे पढ़े? ऑपरेशंस के हवाले से कि ये ऑपरेशंस कैसे कर रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रेफर्स टू ऑनगोइंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन क्या है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी ये एक जारी रहने वाला अमल है। ऑनगोइंग का मतलब क्या होता है? ये एक जारी रहने वाला अमल है जिसके अंदर हम प्रोसेस चलता रहेगा और हम देखभाल करते रहेंगे कि इस प्रोसेस में कौन कौन सी बेहतरी लाई जा सकती है और हम उसमें बेहतरी लाते रहेंगे ताकि ये प्रोडक्शन का अमल बेहतर से बेहतर होता जाए। रिपीट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट यानी इंतजाम संभालना मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन का एक जारी रहने वाला ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें हम मॉनिटरिंग करते रहेंगे, देखते रहेंगे और इंप्रूव करते रहेंगे, बेहतर करते रहेंगे अपने प्रोडक्शन के अमल को। तो हम कहते हैं कि टिपिकली एक ऐसा निजाम जिसमें हम ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, जैसे आपने प्रोडक्शन पॉसिबल कर्व में पढ़ा था। ऑप्टिमाइज कम से कम रिसोर्सेज लेके एफिशिएंट प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना चाहते हैं लोएस्ट पॉसिबल प्राइसेस पे, ताकि हम प्रोडक्ट को अगर बेचने जाएं तो हमारे लिए ये क्या हो सके बच्चों? आसान हो सके, मुमकिन हो सके। अगर हम लोएस्ट प्राइसेस की तरफ जाना भी चाहें तो हमारे लिए इसके अंदर कोई मुश्किल ना हो। क्लियर बच्चों? नथिंग टू बी डिफिकल्ट इन केस वी वांट्स टू क्या करना चाहें, कोई चीज सस्ती बेचना। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट इन्वॉल्व है टूल्स और मैनेजमेंट या टूल्स एंड मेथड जिससे हम ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है कॉस्ट कम और प्रोडक्शन ज्यादा, ठीक है, और वेस्ट कम, ताकि हम अपने रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकें। उसके लिए बड़े अहम जो लोग हुए या बहुत अहम एंटिटीज, उसके अंदर एक लोग हैं यानी वर्कर्स, दूसरे टेक्नोलॉजी है, तीसरे इक्विपमेंट है, ठीक है, और इन्हीं को हमने इंप्रूव करके इंश्योर करना है कि वक्त और मटेरियल जाया ना हो ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्टिविटी का अमल ज्यादा से ज्यादा होता जाए। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एक कह सकते हैं कि फिजिकल इक्विपमेंट को चलाना जो टेंजेबल है, ठीक है, और इसके डिफरेंट इंटरफेस ऑफ बिजनेस है जिनसे हम हारमोनियसली बेनिफिट लेना चाहती है कंपनी, कि एक जगह से कमाया हुआ फायदा दूसरी जगह जाया ना हो जाए, एक जगह से किया हुआ गेन दूसरी जगह नुकसान का बायस ना बन जाए। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एक प्लेटफॉर्म है जो ऑटोमेट करता है एक्टिविटीज को, ब्लेंड करता है रियल टाइम को, ताकि एक्टिविटीज फास्ट भी हो, अप टू डेट भी हो, नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक भी हो, फीचर्स भी बेहतर हो और कॉस्ट भी मिनिमाइज रहे ताकि हम मुनाफा ज्यादा कमा सके। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए तो दिस विल बी अ कंपेटिटिव एडवांटेज। कौन क्या होगा? ये एक कंपेटिटिव एडवांटेज होगा, यानी दूसरों के मुकाबले में आप इस काम को अगर बेहतर कर पाते हैं तो हमारी कोशिश पहली तो ये थी कि एक तो ये कंपेटिटिव एडवांटेज हम अटेन करें, लेकिन अटेन करने के बाद दूसरा मसला होता है कि हम इसको सस्टेन भी करें। तो ये वही ऐसे एडवांटेजेस सस्टेन रहते हैं जो दूसरों के मुकाबले में आप बेहतर करते हैं और आप ऐसे यूनिक तरीके से करते हैं कि दूसरे उसको जल्दी कॉपी नहीं कर सकते। यानी आपके मेथड में सस्टेन करने की वजह आपकी यूनिकनेस है। यूनिकनेस का मतलब ये होता है कि दूसरा आसानी से आपको कॉपी नहीं कर सकता। तो लिहाजा गिविंग आवर कंपनी कंपेटिटिव एडवांटेज, योर बिजनेस ऑपरेशन गिव यू ability to deal with important internal and external factors. Some of the key internal factors include
इंटेलेक्चुअल कैपिटल, अंदर के पढ़े लिखे लोग, अंदर के इंतहाई ज्यादा टेक्निकल लोग, और उसके साथ साथ हमारी ऑपरेशनल पॉलिसीज। जाहिर है अच्छे लोग होंगे तो पॉलिसीज अच्छी बनाएंगे, अच्छे लोग होंगे तो प्रोसेस अच्छा डिजाइन करेंगे। नतीजा ये कि एवरेज एट्रिशन रेट आपका ज्यादा आ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि जिसको आप कहते हैं ना कम लगा के ज्यादा हासिल करना, यानी जो काम एक बंदा 2 दफा कर सकता है आप उतने टाइम में 3 दफा कर सकते हैं। तो एट्रिशन रेट जैसे कि फसलें जो आम काश्तकार है वो साल में 2 ले रहा है, तो जो टेक्निकली इक्विप्ड है वो साल में 4 फसलें ले रहा है, और 5 लोग 6 तक भी जा रहे हैं, 6 फसलें साल। तो यू कैन सी दैट कि जितने ज्यादा लोग इसको लर्न करते जाएंगे, लिहाजा तो इसको कहें ना एट्रिशन रेट ज्यादा है। अच्छा, उसके बाद ये एक्सटर्नल फैक्टर्स टू इंप्रूव कॉम्पिटिटिवनेस, पॉलिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं, सोशल इश्यूज हो सकते हैं, उनको अंदर के काम से लिंक करना। मतलब इकोनॉमिक इश्यूज क्या हो सकते हैं, इसमें मिसाल दी हुई है किस चीज की, इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन से पेट्रोल महंगा हो गया, तो एक गाड़ी है अमेरिका की, जीप है बड़ी मशहूर हमर, कभी 8 सिलेंडर हुआ करती थी, उन्होंने 4 सिलेंडर गाड़ी भी बनाई है। मकसद क्या है, पेट्रोल महंगा हो गया तो फ्यूल कम खाने वाली चीज लॉन्च करो। होंडा हाई स्पीड बड़ी बाइक बनाता था, लेकिन एक अरसे से CD70 बनाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन के बाद फ्यूल महंगा हो गया। इट्स अ बिग इशू। इस वक्त सुजुकी की सबसे ज्यादा सेल होने वाली फ्यूचर की कार आल्टो होगी, उसकी वजह इन्फ्लेशन। अच्छा, कुछ सोशल चेंजेस भी आती हैं, जैसे एकदम से रिवाज बदला है और लोग कार की बजाय जीप को पसंद करते हैं, छोटी हो या बड़ी हो, दे प्रेफर टू होल्ड द जीप। तो ये भी एक सोशल माहौल बदलता रहता है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इश्यूज भी आते रहते हैं। जैसे न्यू लेजिस्लेशन के अंदर पाकिस्तान की अब जो नई लेजिस्लेशन होगी, उसके अंदर इन्वायरमेंट एक बड़ा फैक्टर होगा, और बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स को ये कहा जाएगा कि हमें ज्यादा पोल्यूशन रेट पे और रिसोर्सेज वेस्टेज पे आपका प्रोडक्शन कबूल नहीं है, चूंकि उससे कई गुना ज्यादा नुकसान सैलाब की शक्ल में हमारा हो गया। तो अब हमारी पॉलिसी का ये हिस्सा बन जाएगा। अब इस ऑपरेशन में हमने कहा कि अगर कामयाबी से कॉस्ट मिनिमाइज कर ली तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा, फीचर अच्छे अचीव कर लिए, और हमें इसे सिर्फ अटेन नहीं करना बल्कि सस्टेन करना, और सस्टेन करना यूनिकनेस पे बेस करता है। और जो बाहर के हालात है पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक्स, उसके मुताबिक आपको अंदर की चीजों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आ गया मसला किसका जी, प्रॉफिट का। प्रॉफिट के मुतालिक क्या आप कहेंगे, हमारा मेन मकसद ये है, व्हेन ऑपरेशंस आर रनिंग स्मूथली, मैनेजर हैव मोर टाइम टू जनरेट न्यू आइडियाज एंड अप्लाई देम टू इंक्रीज कंपनी सेल्स। नए आइडियाज को लाना और कंपनीज की सेल को इंक्रीज करना। व्हेन वी हैव एक्सपीरियंस द मैनेजर मॉनिटरिंग योर रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस बिकम इजियर। तो जब आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं रेवेन्यू को, तो एक्सपेंसेस को मीट करना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। इन लॉन्ग रन ओवरऑल इनकम इंक्रीज होती है, और अब बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी जब बढ़ती है तो compete करना और ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप और स्पोर्टिव प्रोडक्ट बना लेते हैं, और उस प्रोडक्ट लाइन में आप अपनी खातिर ख्वाह जगह बना लेते हैं। जैसे टोयोटा आया तो टोयोटा के साथ ही था, लेकिन फिर डायहाट्सो को भी टेक ओवर कर गया, ठीक है, और सेबरू भी उनका एक यूनिट है, और आज लक्सिस में उन्होंने धूम मचाई हुई। तो उन्होंने अपना तजर्बा टोयोटा से ही शुरू किया, लेकिन लेटर ऑन छोटी गाड़ियों के लिए डायहाट्सो को भी अपने साथ, बल्कि एक्विजिशन किया डायहाट्सो को, और देन लेटर ऑन क्या हुआ जी, वो लक्सिस की गाड़ी की तरफ चले गए। तो एक चीज लर्न करते हैं फिर दूसरे को अप्लाई करते हैं। अच्छा, तो बहरहाल प्रॉफिट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन बेस किस पे करता है, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो, स्पीड ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो, एफिशिएंसी ज्यादा हो कस्टमर को, और क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई और प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ गई। क्वालिटी एक बड़ा मसला है, रिलायबिलिटी भी मैटर करती है। रिलायबल मतलब कभी धोखा ना दे, ड्यूरेबल जिंदगी लंबी हो, लेकिन लंबी जिंदगी के साथ साथ रिलायबिलिटी अलग चीज भी हो सकती है कि एक गाड़ी रही तो 20 साल, लेकिन मोटरवे पे 10 दफा खराब हुई है। क्या हाल है, मोटरवे पे 10 दफा खराब हुई है, क्या हाल है जी। अच्छा, और इसका मतलब रिलायबल नहीं है, ड्यूरेबल है।
लेकिन पहले साल तो बड़ी अच्छी पिक थी, दूसरे साल भी थी, 5 सालों वो पिक नहीं नजर आ रही। अब ड्यूरेबल तो है, कंसिस्टेंट नहीं। लिहाजा कंसिस्टेंसी अलग चीज है, ड्यूरेबिलिटी और चीज है, और रिलायबिलिटी और चीज है, और उसके साथ रिपेयरेबिलिटी। अब रिपेयरेबिलिटी की जब आप बात करते हैं तो और चीजें आ जाती कि आपने ऐसा डिजाइन किया कि खोल के दोबारा फिट हो जाए। अगर आपने डिजाइन किया तो क्या वो डिजाइन आपने टेक्नीशियन तक पहुंचाया, मैकेनिक तक पहुंचाया कि जब हमारा जो यूजर है वो किसी मैकेनिक के पास जाए उसे ठीक कर सके? अच्छा, आपने वो पहुंचा दिया, क्या आपने पुर्जे वहां तक पहुंचाए? A lot of questions. सर्विस अवेलेबल है, रिपेयर करने का तरीका सिखाया लोगों को, बकायदा कंपनीज बुला के टेक्नीशियन को ट्रेनिंग देती हैं ताकि हमारी गाड़ी की रिपेयरेबिलिटी में इजाफा हो। अपनी नई असेंबली लाइन की पिक्चर्स खींच खींच के बेचती हैं कि ये हमारी जो ब्रेक है यूं संभल हुई है, हमारे क्लच यूं सेट हुए हैं, हमारा गियर बॉक्स इस शक्ल का है, उसके मैनुअल प्रिंट कर करके बेचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट प्रिंट करके देते हैं, क्यों? ताकि हमारा प्रोडक्ट रिपेयर होगा तो उसका नाम बनेगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो किसी ने पूछा सुजुकी वाला से कि आपने क्या बैको लाइट लगाई इसको, ऐसे लग रहा है वो 2 रक्षे की आंखें से उठा के लगाती है, क्या बनाया आपने? वो कहते हैं हमने खुद जानबूझ के इस तरह के डिजाइन किया है, हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसके सारे पुर्जे लोकल लोग बनाने शुरू कर दें ताकि ये सस्ते हो जाएं, और जब ये सस्ते हो जाएंगे तो हमें वही सक्सेस मिलेगी जो हमने मेहरान को 20-25 साल चलाया। तो वो क्यों बिकती थी? तो उसका ग्रिप हैंडल 25 रुपए का, ग्रिप हैंडल 25 रुपए का, उसका वो 10 रुपए का वो जो बटन नहीं होता वो लॉक वाला, दरवाजे को लॉक करने वाला, मैंने 10 रुपए का खरीदा ताकि मकसद ये है कि ये इकोनॉमिकल हो। एक बम्पर टूट गया था पिछला, तो मेरा जो मोटरसाइकिल का मडगार्ड है 1500 का आया था, बम्पर 500 का मिल जाता। देन टाइम स्टील का मडगार्ड या CD7 1500 का आया था जब मेरा खराब है, और मडगार्ड जो है वो उसका सॉरी बम्पर 500 का। तो कहने का मतलब ये है कि ये बने ऐसे रुपये। चले वापस आते हैं टॉपिक पे। ऑपरेशन मैनेजमेंट गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड वे यू आर मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। यू आल्सो इंप्रूव द वे यू आर रॉ मटेरियल, जहां से आप ला रहे हो स्टोर कैसे कर रहे हो, क्योंकि अगर आप स्टोर में रख के उसको एक्सपायर कर दोगे तो क्वालिटी तो गई। एंड देन, और जैसे वो कहते गाड़ी का रबर हार्ड हो गया तो वो उसमें आवाजें शुरू हो जाएंगी। अच्छा, देन क्या है, मिनिमाइज किया जाए किसको, डैमेज को, और मिनिमाइज किया जाए किसको, लॉसेस को। जहां जहां हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं तो अपने वेयर हाउसेस को अच्छी तरह मैनेज किया जाए, अपने जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उनको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। री इंजीनियरिंग की जरूरत है, प्रोसेस को दोबारा सोचें, री इंजीनियर में दोबारा डिजाइन करें, हो सकता है फालतू स्टेप निकल जाए। डिफेक्ट ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होने चाहिए कि सॉफ्टवेयर की मदद से डिफेक्ट ट्रैक किया जा सके, प्लांट की किस जगह डिफेक्ट है। उसके लिए प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलप करने चाहिए जिससे आप आसानी से अपने कामों को क्या कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे। देन एक चीज का ख्याल रखना है कि हम किसी रेगुलेशन को वायलेट ना करें, क्योंकि जाहिर है कानून को तो कोई नहीं तोड़ना चाहता। तो हुकूमत ने जो भी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन दिए, हमारा ऑपरेशन पूरी जिम्मेदारी के साथ उन तमाम पोटेंशियल रेगुलेशंस को क्या करे, लॉफुल मैनर में उनके ऊपर चले, ताकि हम किसी भी किस्म के पोटेंशियल गवर्नमेंट फाइन से बच जाएं। इससे सिर्फ फाइन नहीं होता, बल्कि आपको याद होगा हमने एथिक्स के चैप्टर में पढ़ा था कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस के नतीजे में हमारा ब्रांड इमेज भी हिट होता है, और फाइन और पेनल्टी तो छोटी बात है, और उससे फिर सेल पे भी इफेक्ट आता है। क्या हाल है बच्चों? देन हमारा मकसद है कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना। अच्छा, मैं जब तफसील में जाता हूं ना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मुतालिक, तो जो इनकी किताबों में लिखा है ना कंज्यूमर बिहेवियर की, वो कहते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक सिंबल है जिसकी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। यानी अगर आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं है, वैल्यू नेगेटिव है, तो कहेंगे तब भी उसको क्या, उसका नाम कस्टमर सेटिस्फैक्शन यानी सिंबल, मैथमेटिकल नेम उसका क्या है, सिंबल मैथमेटिकल नेम उसका क्या है, वेरिएबल है। बेशक उसकी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन हम यहाँ क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आए। ये वाली हमें चाहिए, कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड हो, और वो ना सिर्फ ये कि उसकी एक्सपेक्टेशंस को हम मीट करें,
तो जब हम उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करेंगे, हम अपने स्टैंडर्ड को अपडेट करके हाई लेवल पे रखेंगे, अल्टीमेटली सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से कस्टमर हमारे साथ रिटेन रहेगा। और अच्छा, रिटेन भी रहेगा और उसके साथ साथ क्या होगा, दूसरों को भी कहेगा, रेफरल्स। अब देखिए ना, सारे बड़े कॉलेजेस जो हैं सीए के मेन, वो आगे बैठे हैं और हम इससे बैकडोर स्ट्रीट पे बैठे हैं। तो हाउ वी आर गेटिंग द एडमिशन? कहीं न्यूज में ऐड देख रहे हो आप? कहीं भी देख रहे हैं। तो ये कहां से आ रहा है? रेफरल्स। हमें रेफरल्स मिल रहे हैं, जो बच्चे पढ़ के गए वो रेफर कर। तो यू कैन सी दैट कस्टमर की रिटेंशन भी और रेफरल्स भी हो। अब किसी भी कारोबार में पिछले कस्टमर जाए ना, जैसे फर्ज करें इस साल हमने, एक मिसाल है, हमने स्कूल खोला और उसके अंदर 300 बच्चा इनरोल कर लिया, ब्रेक इवन पे आ गए। लेकिन फर्ज करें कि अगले साल हमने 150 बच्चा और ले लिया और पिछले वाला 300 गवा दिया, तो हमारी हैसियत तो खराब होगी। हमें इस 150 बच्चे को इसके अंदर ऐड करना है कि पिछला 300 जाए ना और अगला 150। उससे अगले साल अगर हम 50 भी गेन कर ले, ना करें ज्यादा एडवर्टाइजिंग, तो हमारा कारोबार स्टैब्लिश हो गया। लेकिन अगर हमने पिछला 300 को लूज कर दिया तो दोबारा फिर एडवर्टाइजिंग उससे ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे फिर हमें 300 स्टूडेंट चाहिए ताकि हमारे स्कूल में ज्यादा बच्चे नजर आए। तो बेहतर क्या है? रिटेन करना। एक और याद रखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है, नहीं शायद बूस्टन की है, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, सेटिस्फाइड कस्टमर, वो सिर्फ 2 से 3 लोगों को रेफरल के तौर पे भेजता है आपके पास, बताता है यार ये चीज ले लो। लेकिन जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर होता है वो कमोबेश 10 से 12 लोगों को बताता है कि इधर ना जाना, ये बंदे ठीक नहीं जाएंगे। यानी वो कहते हैं पेन में बंदा ज्यादा चिल्लाता है, पेन में बंदा ज्यादा चिल्लाता है। इसलिए हमें कोई कहना कि ये कोर्स, हमें 10 दफा सोचना पड़ता है कि यार वो जो सेटिस्फैक्शन 2-3 बंदे रिकमेंड कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो 10-12 बंदे जाके बाहर कह रहे हो कि यार इधर ना जाना। लिहाजा हमें बड़े सोच समझ के कोर्स को प्लान करना होता है, पर्टिकुलरली जो हम कम पढ़ाते हैं। जैसे I2B में ये शायद 4था या 5वां कोर्स ले रहा हूँ, लेकिन इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा पढ़ा चुका हूँ। अच्छा बच्चों, तो बहुत सोचना पड़ता है, फिर काम भी करना पड़ता है। तो यूसी आपको नजर भी आ रहा होगा काम। अच्छा बच्चों, अब आगे आ गया रिसाइकलिंग, एक मामला। क्यों? हेल्थ इन वेस्ट रिडक्शन। ये ना एक नया नजरिया चला लीन प्रोडक्शन का, कि आप ऐसे तरीके से प्रोडक्शन करो जिससे कम से कम वेस्ट हो। वो कहता है लीन प्रोडक्शन कॉस्ट कम आएगी। In spite of doing a job 3 times, you bear the cost 3 times. You schedule the job 3 times. 3 दफा पुर्जा खराब बनाया, 4थी दफा सही बना, 4 दफा की कॉस्ट बनी, तो यार पहली दफा ज्यादा पैसे लगा के सही बना लेते तो कॉस्ट कम आनी थी। असेंबलिंग के दौरान जितने पुर्जे टूटे, दोबारा फिर प्लांट चला फिर बने, तो तुम पहली दफा ही सही बना लेते। लिहाजा बिजली का वेस्ट भी कम कर सकते हो, बाकी चीजों का वेस्ट भी कम कर सकते हो, अगर एक ही दफा सही डिजाइन करो। तो लिहाजा ये क्या है कि बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइंग मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एप्लीकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिसमें रिड्यूस को क्या, वेस्ट को क्या किया जाए, रिड्यूस किया जा सके, और अगर है तो उसको रिसाइकिल किया जाए। जैसे मेरा ये जो लैपटॉप है ये रिसाइकिल प्लास्टिक का बना हुआ, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? उन्होंने उसको प्रोसेस से गुजार के उसको रिसाइकिल करके बना दिया, उसके ऊपर ग्रीन स्टिकर भी प्लेस कर दिया कि मेक विद रिसाइकिल्ड मटेरियल। और वेस्ट में लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि इससे वेस्ट कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, अच्छी बात है, प्लास्टिक दोबारा यूज हो जाए। अच्छा, सो देन ऑफन दीज सिस्टम्स विल हैव एन इन्वेंटरी मैनेजमेंट फंक्शन टू हेल्प कंट्रोल इन्वेंटरी एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस द पोटेंशियल प्रोडक्शन इश्यूज ड्यू टू लैक ऑफ स्टॉक। कि इसके अंदर ये भी नहीं कि आप वेस्ट को बचाते बचाते स्टॉक कम रखें और फिर बाद में जब प्रोडक्शन हो रही है तो स्टॉक में वो चीज मौजूद ही ना होगी और वेस्ट होने की वजह से एक्सपायर हुई पड़ी हो। तो बेहतरीन मैनेजमेंट की जाए और वहां की स्पेस को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। क्लियर बच्चों? उसी एक बुक रैक में आप अपनी सारी किताबें लगा सकते हैं और उसी इस बुक रैक को डिसऑर्डर करते हैं तो शायद आपकी 20-30% किताबें उसमें नहीं आएंगी।
अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया जी? आगे आ गया आपका टीम वर्क। देखिए बात ही होती है, मैं इससे पहले भी आप दोस्तों को बता चुका हूं, एक होता है इंडिविजुअल एफर्ट। तो इंडिविजुअल एफर्ट में ये होता है कि अभी आप फीफा फुटबॉल देख रहे थे, अगर एक बंदा कहना मैं 3 गोल करूंगा, उसकी टीम हार जाएगी। पूछे क्यों? रीजन ये है कि वो सोलो प्लेयर करने की कोशिश करेगा, उससे बॉल छिन जाएगा। लेकिन जब वो ये देखता है कि मेरा कौन सा फॉरवर्ड फ्री जा रहा है और वो प्रोटेक्टेड ही नहीं कहीं से, वो देखता है इस तक गेंद जा सकती है, वो गेंद उसको दे देता, पास उसको फॉरवर्ड कर देता, गोल हो जाता है, टीम जीत जाती है। अब ये कुर्बानी देना कि डी तक जाके किसी दूसरे से गोल बनवा देना और खुद कुर्बानी दे देना, ये टीम वर्क है। यहां इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पीछे ले आता है और टीम इंटरेस्ट को आगे ले जाता है। यानी मेरे ख्याल में जितनी दफा वो, क्या अर्जेंटाइन के प्लेयर का नाम है? मेसी। तो मेसी ने खुद कितने गोल किए, जरा रिकॉर्ड खोल के देखे, उसने पास कितने दिए सेमीफाइनल में? तो उसके सारे गोल जो है उसके जो राइट फॉरवर्ड था उसने किए थे। ये लेफ्ट फॉरवर्ड था, वो राइट फॉरवर्ड था जिसको ये बार बार फुल बैक था, सॉरी राइट फुल बैक जो था, सारे पास उसको दिए उसने और उसने सारे कन्वर्ट किए गोल। जो वो भी अच्छा था बंदा जो पास को जाया नहीं कर रहा था, ठीक है ना। और ये मेरा ये सेंटर फॉरवर्ड था। इधर वाला भी प्लेयर जो है ना वो बिल्कुल ही दोनों के मुकाबले में वो बिल्कुल ही ढीला, वो तो ऊपर से गेंद फेंक देता, यानी ढीला मतलब कंपैरेटिवली दूसरी टीमों से जाहिर अच्छा प्लेयर होगा। लेकिन बहरहाल मैं वो बात नहीं कर रहा, बात ये कर रहा हूं कि उसने हर दफा पास आगे फॉरवर्ड किया। तो टीम मोटिवेशन ये होती है कि एज अ टीम सक्सेस चाहिए मुझे, इंडिविजुअल सक्सेस नहीं चाहिए। ठीक है जी। वो कहते हैं ना अकेले पास होने में मजा नहीं जितना कि दोस्तों के साथ पास होने में मजा। सो यू सी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट जो है क्या करता है कि हम मिलकर काम करेंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन किस तरह बनाएंगे, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को कैसे मीट करेंगे, विद द जॉइंट एफर्ट, विद द जॉइंट एफर्ट जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे और एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम तमाम चीजों को कंट्रोल करते हुए बेस्ट डिलीवरी कर सकेंगे। क्लियर बच्चों? तो दिस इज व्हाट वी आर आस्किंग अबाउट। इंडिविजुअल मोटिवेशन और होती है, टीम मोटिवेशन और होती है। अच्छा, टीम मोटिवेशन इतने कमाल की चीज है कि कभी आप गौर कीजिएगा, वो बंदा जो कैच नहीं पकड़ता, बड़ा ढीला सा प्लेयर है, टीम की सपोर्ट के साथ वो भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कैच पकड़ लेता। वजह क्या है? दिस इज द स्पोर्ट। और आपने देखा होगा अपनी जो हमारी गेम्स हुई थी उसमें एक अच्छी खासी टीम को हमने सेमीफाइनल हराया था। यार वो तो यहाँ तो है ही है, आपने सीएसई के गेम में याद कीजिए, वो टीम किसकी थी भला? इकराम साहब की टीम थी। और सिर्फ क्या था? टीम वर्क, एक दूसरे की सपोर्ट। हालांकि हमारे प्लेयर सारे वो थे जिसमें कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर नहीं था, ये सारे लड़के 2-3 दिन 4 दिन प्रैक्टिस करके टीम बने हुए थे और अच्छी खासी टीम को डालिया। ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह।